चलिए जी, एक बार फिर से मैं आपका अपना अमित सर मुखर्जी नगर दिल्ली से बिहार सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि जो हमारे बीपीएससी एग्जाम में जो मेंस का पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो आता है वो हमारे लिए क्या है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, कितना हमें पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमें ऐसी सीखनी है जिसकी वजह से, जिसके तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर सकें। और एक चीज समझ लीजिएगा, जब तक हम क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं आपको यहां पर जितना भी आपका मेंस का कोर्स चलेगा साइंस एंड टेक का, उसमें साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। और आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ सभी क्वेश्चंस को, सभी पार्ट को आप लोग नोट डाउन करते रहिए, देखते रहिए, उनको साथ साथ अपने नोट करके और उनको प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है बच्चा? तो सबसे पहले जो आज की क्लास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है हमारी क्लास में, क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आज के युग की अगर बात करें तो जैसे 1984 का जब टाइम आया तो मार्टिन कूपर के द्वारा एक ऐसी तकनीकी लाई गई जिसके तहत आज भारत में मोबाइल की क्रांति आई हुई है। आप लोगों ने देखा है, मोबाइल की क्रांति की वजह से आप यहां बैठे हुए अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। इंटरनेट की क्रांति भारत के अंदर आई हुई है। ये सब तकनीकियां हैं, तकनीकियों से हम घिरे हुए हैं, जिसके नाते इंसान की या मानव का जो जीवन है, मानव का जीवन बहुत ही सरल हो गया है। और इसी सरलता का उपयोग मानव अपने समय को बचाने के लिए करने लग गया है। हमें याद है कि पहले हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग हमारे घर के अंदर, उनका पूरा दिन खाना पकाने में चला जाता था। लकड़ी से वो काम करती थी। लकड़ी को, अंगीठी को जलाने के लिए, लकड़ी को जो है अच्छे से जलाने के लिए वो सुबह 4 बजे उठ करके बर्तन साफ करना, 4 बजे उठ करके यानी उनका जो जीवन था वो 3 से 4 घंटे सुबह के लिए और 3 से 4 घंटे शाम के लिए। क्योंकि जो लकड़ी पर जो खाना बनता था, लकड़ी से जो खाना बनता था, उसके अंदर बर्तन भी ज्यादा खराब हो जाते थे। उन बर्तनों को साफ करने में समय लगता था। हमारे घर में जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका आधे से ज्यादा समय जो है वो इसी काम में चला जाता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं एलपीजी गैस आ गई। आजकल हम देख रहे हैं हमारे घर में एक ऐसी तकनीकी आ गई, बायोगैस आ गई, एक ऐसी तकनीकी आ गई। आजकल तो इलेक्ट्रिक हीटर आ गए। ऐसी तकनीकी जिससे काम बहुत आसान हो गया। अब बर्तन जो है ज्यादा समय भी नहीं लगता है बर्तन साफ करने में, समय बच रहा है। तकनीकी इंसान के जीवन में क्रांति लाती है, ये आप और हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। और इसी क्रांति का आप पार्ट बनने वाले हैं, इसी क्रांति को आप सीखने वाले हैं, इसी क्रांति को आप देखने वाले हैं। क्योंकि साइंस एंड टेक हमारे आम जन के लिए, आम जनजीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और जब इंसान में खुद की समझ पैदा होती है तो उसको वहीं पर साइंस का दौर उसके लिए स्टार्ट हो जाता है। और साइंस के लिए ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड साइंस का होना जरूरी है। आज आप समझना स्टार्ट करें कि एक्चुअल में, कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं बच्चा, आपको एहसास करना है बातों का। जब तक आप बातों को रियलाइज नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब तक बातें नहीं समझ पाएंगे। आपके साथ मैं वो हर पार्ट, हर चीज आप लोगों के साथ लेकर के आ रहा हूं जो हमारे लिए जरूरी है।
जैसे कि हम सबसे पहले जो आपसे डिस्कस करेंगे वो स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे बच्चा, अंतरिक्ष विज्ञान। हमारा जो टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष विज्ञान रहेगा, अंतरिक्ष तकनीकी रहेगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रहेगा। यह हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। हम इसरो का जन्म हुआ है क्योंकि हमारी जो एजेंसी है वो इसरो है, और इसरो का जन्म हुआ है बच्चा 15 अगस्त 1969, 1969 को इसरो का जन्म हुआ। और इस जन्म के बाद भारत की अनेकों प्रयासों को आप लोगों ने देखा है। भारत ने SLV-3 बनाया, ASLV बनाया, PSLV बनाया, GSLV बनाया, अब RLV डिजाइन कर रहे हैं। और 2023 तक भारत के अंदर महाराणा प्रताप, जिनके गौरव की गाथा हम सब को ज्ञात है, उनके घोड़े के नाम से चेतक को हम डिजाइन कर रहे हैं, विक्रम को हम डिजाइन कर रहे हैं। ये सब बातें मैं आपके सामने लेकर आऊंगा बच्चा। बड़ी बारीकी से हम अंतरिक्ष विज्ञान को समझेंगे, बड़ी बारीकी से हम इसरो के साथ नासा का कंपैरिजन करेंगे जो अमेरिकन एजेंसी है, ESA का कंपैरिजन करेंगे जो यूरोपियन एजेंसी है। ये सब भारत में कौन कौन से रॉकेट बनने हैं, क्या उपग्रह कहां लॉन्च कर रहे हैं, और उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, नाविक को हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं, गगन के लिए हम भारत में क्या काम कर रहे हैं, दूर संचार उपग्रहों के लिए क्या काम कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हैं, जैसे 1975 में अगर मैं अंतरिक्ष की बात करूं तो इसकी सीमाएं अपार हैं। अगर मैं अंतरिक्ष की बात करूं बच्चा तो 1975 में एक सैटेलाइट अमेरिका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, वाइजर। और बच्चा वो वाइजर आज इस अर्थ से इतने डिस्टेंस पर पहुंच चुका है जितने डिस्टेंस पर हमारा और सन का डिस्टेंस है। यानी उसके मैसेज को पहुंचने में लगभग 40 मिनट का टाइम लगता है। यानी 5 गुना दूरी पर वो जा चुका है। इतना टाइम उसके मैसेज को आने में लगता है जितना डिस्टेंस हमारा और सन का डिस्टेंस है बच्चा। मेरा समझाना यह है आप लोगों को कि अंतरिक्ष विज्ञान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आनंदमय टॉपिक है बच्चा। क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जब हम जानते हैं और अपना कंपैरिजन, जब बचपन सेंस में इसरो की बात कर रहा हूं बच्चा, जब बचपन में इसरो ने उठना सीखा था, लड़ना सीखा था, उड़ना सीखा था, तब के शुरुआती दौर को हमें जानना है। और इसको बनाने में जो महानायक कहे जाते हैं भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई के बारे में हमें पढ़ना है। अंतरिक्ष में इस सदी के सबसे बड़े महानायक हैं वो। जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ, भारत में नाभिकीय कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ, नाभिकीय ऊर्जा के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे वो होमी जहांगीर बाबा हों, और चाहे वो अंबालाल साराभाई हों, विक्रम अंबालाल साराभाई हों, उन तीनों की रहस्यमयी मौत आज भी रहस्यमयी है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे नहीं, तो हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वह हमारा काम नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, साथ साथ जो करंट इश्यू चल रहे हैं, जैसे अभी पिछले मंथ हमने PSLV C-53 को लॉन्च किया था, यह हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चा। चेतक हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो स्काईलार्क कंपनी है, स्काईलार्क कंपनी का कहना यह है कि 2023 तक हम अंतरिक्ष के अंदर होटल बना देंगे टूरिज्म के लिए। 2025 तक का कहना यह है बच्चा कि हम मून पर टूरिज्म को ओपन कर देंगे। हालांकि ये अगर हम बात वैसे देखें तो ऐसा लगता है कि दैट इज, क्या ऐसा भी पॉसिबल हो पाएगा सर?
क्योंकि तकनीकी इतनी बढ़ रही है बच्चा, और इसी तकनीकी पर हम काम कर रहे हैं। आप लोग देखें तो $400 बिलियन का व्यापार है अंतरिक्ष का, और उसके अंदर इसरो अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है लगातार। और इसरो की भागीदारी बढ़ने का मतलब यह है कि भारत की भागीदारी बढ़ना, और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। अब मैं अगर आप लोगों से इसके सेकंड चैप्टर की बात करूं तो मैं आप लोगों से स्पेस टेक आप लोगों से डिस्कस करूंगा बच्चा। मैं आप लोगों से डिफेंस टेक डिस्कस करूंगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। ये मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी में बच्चा हम मिसाइल आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मिसाइल, भारत के अंदर जो मिसाइल हैं वो सतह से सतह पर वार करने वाली हैं, जैसे प्रहार है, पृथ्वी है, अग्नि-1 है। ठीक है, भारत के अंदर जो सतह से हवा में मार करने वाली हैं, त्रिशूल। भारत के अंदर जो हवा से हवा में मार करने वाली हैं, यानी हम आपसे जो शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, इंटरमीडिएट मिसाइलें हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। टैंक हम आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे भारत के अंदर जो तमाम टैंक हैं, चाहे वो अर्जुन टैंक हो, अर्जुन मार्क 1 टैंक हो, कर्ण टैंक हो, भीष्मा टैंक हो, अजय टैंक हो, इन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसे बीएसएफ की बटालियन है क्रीक कमांडो। एक बड़ी ही दुखद घटना हुई थी, जैसे 26/11 ताज अटैक था, आपको पता है इस बात का। और उसके बाद 2009 में ही बीएसएफ की जो बटालियन है क्रीक कमांडो, उसको क्योंकि वहां का जो एरिया है, कच्छ का जो एरिया है, कच्छ के रण का जो एरिया है बच्चा, वो दलदल इलाका है, और ऐसा बताया जाता है कि घुसपैठ जो हुई थी वो वहीं से हुई थी। इसी वजह से वहां जो बीएसएफ की क्रीक कमांडो बटालियन है, उसको एक ऐसा टैंक हमने दिया है बच्चा जो 16 मीटर पानी में चल सकता है पेट्रोलिंग के लिए। हम इसके अंदर एयरक्राफ्ट आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जैसे आज के समय अगर देखा जाए तो तेजस जो विमान है वो पूर्ण रूप से भारत का पहला व्यापारिक एयरक्राफ्ट बन रहा है, जिसके जरिए भारत पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उसका व्यापार करने के लिए काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बड़े देश भी, विकसित देश भी, विकासशील देश भी लगे हुए हैं कि भारत से तेजस की डील अगर हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी ये, क्योंकि लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पूरे विश्व में सिंगल इंजन वाला ये अकेला है, और ये डॉक्टर कलाम साहब की देन रही है। रक्षा तकनीकी के मामले में अगर बात करें तो 1983 के अंदर, 1983 के अंदर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आने वाले वो कलाम साहब रहे हैं। तो हम आपसे बिल्कुल बारीकी के साथ टैंक हो गया, मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वॉरशिप हो गई, जैसे आजकल न्यूज में चल रहा आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सूरत, आईएनएस उदयगिरी, इन सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। रडार हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चा, रडार के थ्रू कैसे मिराज 2000 बालाकोट तक पहुंच करके वापस आ गया, ये रडार क्या होता है, कैसे वो काम करता है, हम कौन सी रडार यूज करते हैं, वो सब हम आपसे बात करेंगे। ये सब चीजें रहेंगी हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चा आप लोगों के सामने, तो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा, थर्ड रहेगी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय ऊर्जा तकनीकी, कैसे भारत के अंदर अप्सरा, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर, होमी जहांगीर बाबा जी के प्रयासों से तारापुर, पहले ट्रॉम्बे आजकल तारापुर बोलते हैं, तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। कैसे भारत न्यूक्लियर पावर बनना,
1998 में भारत किन संकटों को झेलते हुए भी, उसके बाद भी भारत ने जो नाभिकीय परीक्षण किया, न्यूक्लियर जो है बॉम्ब का परीक्षण किया, और उसके बाद भारत ने किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भारत के अंदर कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर, अप्सरा के बाद साइरस के बाद जर्लिना के बाद पूर्णिमा, कैसे नाभिकीय रिएक्टरों का विकास हुआ भारत में। उसके बाद आज भारत तीन स्टेज का, 3 चरण का नाभिकीय रिएक्टर कैसे यूज करने का प्लान कर रहा है। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर हम कैसे बना रहे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कैसे काम करता है। भारत के अंदर थ्योरियम की उपस्थिति सबसे ज्यादा है, 21% भारत के अंदर। पूरे विश्व में अगर देखें तो 21% भारत के अंदर थ्योरियम की उपस्थिति है। उस थ्योरियम को हमें यूज करना है, और अगर भारत थ्योरियम को यूज कर पाता है तो भारत नाभिकीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। ये उपलब्धियां, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। आजकल का सबसे बड़ा इशू है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के साथ साथ हम आपसे हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज कोरोना के जाने के बाद, कोरोना के आने के बाद अगर मैं बात करूं, कोरोना फैमिली की तीसरी बीमारी थी कोविड-19, और अभी भी इसका प्रकोप चला हुआ है। पहली बीमारी कोरोना पहली बार नवंबर 2002 के अंदर आया था। उस समय WHO बहुत स्ट्रांग होता था, और WHO ने इसको थ्रेट 2003 के अंदर ग्लोबल थ्रेट इसको बता दिया था, और चाइना की सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो आज वो चीजें नहीं पॉसिबल हो पाई, और कोरोना की ये तीसरी बीमारी थी। पहले सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके बाद मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और 2019 के अंदर कोविड। ये तो आप और हम सब इससे वाकिफ हैं। कैसे म्यूटेशन होता है, स्टेम सेल कैसे काम करता है, सरोगेसी क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स में हम कैसे काम कर रहे हैं, जैव उत्प्रेरक के अंदर किसानों के लिए क्या जो जैव प्रौद्योगिकी है वो किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, आम जन के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है, किस प्रकार की दवाइयां बनाई जा रही हैं, किस प्रकार से काम भारत सरकार कर रही है। जैसे भारत के अंदर 3 स्वास्थ्य नीति आई है। 1983 के अंदर पहली स्वास्थ्य नीति आई थी, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2003 के अंदर आई है, और 2017 के अंदर तीसरी स्वास्थ्य नीति पर भारत काम कर रहा है। उसका क्या अधिनियम है, क्या उसके नियम हैं, उन सबको हम आपसे जैव प्रौद्योगिकी में डिस्कस करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी अगर देखा जाए बच्चा, तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसी बात के लिए एग्जामिनर सबसे ज्यादा वेटेज जैव प्रौद्योगिकी में देता है। आप कभी भी अपने प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसके अंदर जैव प्रौद्योगिकी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जैव प्रौद्योगिकी को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से आप लोगों से डिस्कस करेंगे बच्चा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी इसमें। आपके सामने जो भी मैं टॉपिक लिख रहा हूं, जो भी सिलेबस लिख रहा हूं, इसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सारे क्वेश्चन, सारा पार्ट बहुत अच्छे से हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चा, जैसे आजकल बहुत ज्यादा साइबर क्राइम चल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए। भारत के द्वारा जो साइबर सिक्योरिटी के नियम आए हैं, उनको कैसे आमजन पर लागू किया गया है, कैसे आमजन को उनसे फायदा होने वाला है, कैसे आमजन को उनसे नुकसान होने वाला है, उन सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। यानी हम आपसे यहां पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करेंगे सर। सूचना प्रौद्योगिकी, कैसे भारत ने जो सफर तय किया है, वो पहली जो औद्योगिक क्रांति से लेकर जो आज 4th औद्योगिक क्रांति चल रही है, वो पूरा हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे आजकल बड़ा चर्चाओं में है, और आपके मेंस का क्वेश्चन बनेगा ये 5G का।
और भारत 2022 में 5G को बाकी कंट्री के साथ लेकर के आ रहा है। अदरवाइज भारत में जो 1G आया था वो पूरे विश्व से बाद में आया है। पूरे विश्व में आता है 1G, 2G, 3G, 4G। भारत के अंदर आता है 1G, फिर 2G, फिर 2.5G, फिर 2.75G, फिर 3G, फिर 4G। भारत के अंदर ऐसे टुकड़ों में चीजें आई हैं। क्यों आई? कैसे GSM का विकास हुआ, CDMA का विकास हुआ, आजकल LTE, 4LTE हम यूज करते हैं, इनका विकास हुआ। 2016 में जब भारत में 4G आता है तो उसी समय LTE जो आप लोगों ने देखा होगा VOLTE लिखा हुआ आता है हमारी सिम पर, इसका विकास हुआ। कैसे इसका विकास हुआ, कैसे यह काम करती है, कैसे भारत के अंदर आप लोगों ने देखा है कि कैसे बल्ब से हम LED तक पहुंचते हैं। सॉरी, बल्ब से हम पहले CFL तक पहुंचे, फिर LED तक पहुंचते हैं। ये स्मार्ट स्क्रीन कैसे काम करती हैं, उन हर पार्ट के बारे में, हर पोर्शन के बारे में देखो, इसके फायदे नुकसान दोनों चीजें हम पढ़ते हैं। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि भाई कैसे आपदा प्रबंधन में विज्ञान काम आती है बच्चा, कैसे आपदा प्रबंधन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम आ रही है। बिल्कुल काम आ रही है। पहले का समय ऐसा होता था कि सुनामी आ गई, लोगों को पता नहीं होता था। आज पहले ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि वहां से सुनामी चली है और इतने टाइम तक यहां पहुंच जाएगी। ये सब अपनी तकनीकी का कमाल है। और इसी तकनीकी के आधार पर आज भारत अपनी पहचान, अपनी अमिट छाप वो पूरे विश्व पर छोड़ रहा है। आप लोग अगर माने इस बात को तो बच्चा, पहले भारत को, इसरो को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो बड़ी एजेंसीज होती थी उस समय की, जैसे नासा है, USSR हो गई थी, ESA हो गई थी, इनसे बहुत महंगे दामों में, बहुत ज्यादा पैसे दे करके इनसे डील करता था भारत। लेकिन आज पूरे विश्व में जो मझले और छोटे देश हैं, उनकी नीति यह रहती है कि हम कोई भी सैटेलाइट अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसका परीक्षण, उसकी जो लॉन्चिंग है वो हम किससे कराएं? वो हम इसरो से कराएं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विश्वास युक्त जो कंपनी है, जो एजेंसी है, वो इसरो रही है। ये तकनीकी के दम पर हुआ है बच्चा। और इन्हीं तकनीकी को, इन्हीं पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं पार्ट को हम देखने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के। मैंने आपको अभी बताया पूरे पार्ट के अंदर कि हम कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पूरा सिलेबस है बच्चा। कैसे हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसको पढ़ने वाले हैं, IT को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हम देखने वाले हैं कि कैसे साइंस एंड टेक उसके अंदर यूज होती है। एनर्जी टेक्नोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं और हमारे जो अर्बन एरिया के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, रूरल एरिया के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे काम कर रही है। हमें बेसिकली अपनी समझ को ऊपर उठाना है बच्चा, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उस क्वेश्चन को हम अच्छे भाव से उसके अंदर अपने विचारों को रख सकें। और जितने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे भाव से हम अपने विचारों को रखेंगे, वो पार्ट, वो पोर्शन, वो भाग हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सोच को विकसित करना है बच्चा। आप लोग एक बात देखते हैं कि एक 21 साल का ऑफिसर अपने से बुजुर्ग लेकिन पोस्ट में जूनियर को ऑर्डर देता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स समझदार होना चाहिए। एज का वहां कोई फैक्टर यूज नहीं होता। इसी वजह से तो 21 साल का लड़का UPSC IAS बन के जाता है लोगों के सामने। लेकिन उसकी जो समझ होती है, उस समझ एक 80 साल एक्सपीरियंस बच्चे की तरह होती, एक एक्सपीरियंस आदमी की तरह होती है उस बच्चे की समझ। हमें अपनी सोच को, समझ को डेवलप करना है
याद रखिएगा, हमें तरीका यूज करना है कि हम आज जब से हमारी साइंस एंड टेक की क्लास स्टार्ट हुई है तो अपने सराउंडिंग के अंदर वो हर चीज सोचते हुए चलनी है, अपने सराउंडिंग के अंदर वो हर चीज जानते हुए चलनी है कि इसका साइंस की जो हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसके लिए इसका फायदा क्या है और उसके लिए इसका नुकसान क्या है। उस हर पार्ट को, हर पोर्शन को लेकर के चलना है बच्चा, और इसी के साथ हमें काम करना है। यह हमारी क्लास थी आज की। मैं अगली क्लास में आप लोगों के सामने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा पार्ट है अंतरिक्ष विज्ञान का, वो मैं आप लोगों के सामने अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। ये एक छोटा सा पार्ट था, सिर्फ मैं आप लोगों को ये पार्ट क्यों लेकर के आया हूं, सिर्फ अपनी समझ को विकसित कर लो। जो आप अंतरिक्ष विज्ञान में जानते हो उससे कहीं बेहतर हम उस चीज के बारे में जानेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हम आज तक नहीं सुन पाए। वो सब बातें जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, जब भी हमारी एक शुरुआत होगी इसकी, तो आप सबके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, और हम अपने जितने भी नोट्स हैं सबको अपने हाथों से डिजाइन करेंगे। जो मैं यूज करूंगा आपके सामने, पीपीटी यूज करूंगा या जो भी जिस भी तरीके से बोर्ड पर या जैसे भी पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल होती चली जाएंगी बच्चा। अलग अलग तकनीकियों को अलग अलग भाव से पढ़ना, समझना, उनको रियलाइज करना, ये 3 पार्ट हमारे रहेंगे। और जब हम अच्छे से समझने लग जाएंगे, रियलाइज करने लग जाएंगे, तो उतने ही बेहतर हम मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। उतना ही बेहतर हम अपने लिए एक ऐसा पॉइंट रेडी कर पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। तो इस संघर्ष के लिए, इस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर लो, और नया चैप्टर, नया पार्ट हम आपके सामने लेकर के आएंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।